जी सर, कैसा लगा आपको जब आप पहली बार फरीदकोट गए टिकट मिलने के बाद? बहुत अच्छा लगा। जो इतनी शानदार तरीके से मुल्क चलाती पार्टी, जो हमारे महबूब प्रधानमंत्री जी हैं, उनका फ़ैसला, एचएम साहब का, जनाब माननीय अमित शाह साहब का फ़ैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ैसला और पूरे संगठन का फ़ैसला, जब उन्होंने अपना हुक्म सुनाया तो मैंने बड़ा खुशी से कबूल किया। और मुझे पहले तो जलंधर से, कभी होशियारपुर से, कभी कहीं से खबरें आती थी। एक दफ़ा तो उत्तर प्रदेश से भी आई, गंगानगर से भी आई, राजस्थान से। लेकिन जब फ़रीदकोट का नाम लिया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। वो सूफ़ियों के सरताज बाबा फ़रीद गंजे शक्र सरकार का आस्थाना भी है, शहर भी है। जो भी दुकान, इंस्टीट्यूट, हर शय बाबा फ़रीद के नाम पे वहाँ बनती है। सर, आप जलंधर से आते हो लेकिन पार्टी ने आपको फरीदकोट से टिकट दी है। हालांकि आप जलंधर पश्चिम से सांसद रहे हैं, हाँ जी। तो ऐसे में नई शुरुआत यहाँ पे करनी पड़ेगी, लोगों से काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी उसमें। जब मैं थोड़ा नारा लोगों की लगाता हूँ एक्सपीरियंस तो मैं कहता हूँ भारत माता की जय, पूरा भारत मेरा है। पार्टी देखो, इस काबिल तो समझा पार्टी ने कि इसको कहीं भी भेज दो, ये पार्टी की बात बड़े दावे, बड़े मजबूत तरीके से, पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छी तरह रख सकेगा। खतरा नहीं है कोई। ये तो देखो ना, कहीं से भी खड़ा कर दो, ये बड़ा बहुत बड़ा फैसला है। मतलब आप लगता है आपको जीत आपकी सीट की जीत होगी वहाँ? वो देखो, सूफियों का शहर है। मैंने तो गुरु नानक साहब और बाबा फरीद के आगे, और वहाँ एक साधु हुए हैं, मैं हैरान हो गया हूँ। मैं गीता भवन गया, वो जो संत हुए हैं उन्होंने पहले बता दिया था कि इस दिन, इस तारीख को इतने बजे मैं शरीर छोड़ूंगा। तो उन वहाँ गया तो वहाँ मेरे लिए गद्दी लगा दी यार। हालांकि पॉलिटिशियन को ऐसे डील नहीं करते। गद्दी पे बिठाया गया क्योंकि नकोदर में मैं डेरे को हेड करता हूँ। तो बड़े प्रेस ने भी इतराज़ नहीं किया, तो उस पर बैठ के मैं बोला। तो जो धार्मिक जोगियों, फ़कीरों, साधुओं, संतों की धरती है, वहाँ खतरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जीत हार का खतरा क्या है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। फरीदकोट गए आप, कितना काम वहाँ पर होने वाला है? लोगों से भी बातचीत एक्सक्यूज, हुई होगी, क्या कहा लोगों ने? लोगों ने यही कहा कि लोग वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तेरे पे हम यकीन करेंगे तो इसको वादा निभाना। मैंने कहा जी मेरी पुरानी हिस्ट्री देख लो, जब से आया हूँ मैंने प्रोग्राम नहीं किए कभी कमर्शियल। नहीं तो लोग सियासत भी करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस वाइज देख लो, इकॉनमी, फाइनेंशियली देख लो मुझे कितना घाटा पड़ा जब से मैं सियासत में आया हूँ। ऐसे ही मैं फरीदकोट में टिक जाऊँगा जैसे दिल्ली में जाके टिक गया था। और जो वादे करूँगा, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा। मुझे, मेरी कसम लगे, मेरी जान की कसम, मुझे उसकी जान की कसम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं झूठा वादा करूँ। कितना विकास का काम जो है होने वाला है फरीदकोट? बहुत ज़्यादा काम है यार। जो जहाँ से रियासतें निकलती थी, रामपुरा फूल, यहाँ से राष्ट्रपति गए, बाबा फरीद के नगर से एक साथ ही गांव है ना, तो ज्ञानी जैल सिंह जी। तो ऐसी ऐसी हस्तियाँ हुई हैं। इधर रामपुरा फूल, कोटकपूरा, निहाल सिंह वाड़ा, गिद्दड़वाह, जहाँ इतने इतने बड़े फनकार है। लेकिन अंदर की, अंदरूनी शहर की हालत ठीक नहीं है। इंस्टीट्यूट नहीं कोई अच्छा, बच्चों, गरीब बच्चों को तालीम नहीं मिल रही। गरीब का बच्चा पता नहीं कहाँ जाके दाखिला लेता, वो अफोर्ड ही नहीं करता। वो अपने मैं तो हैरान हूँ, रोना आता है। खेत मजदूर जहाँ आम मजदूर है, वो तो बेचारा एजिटेशन भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं खुद खेत मजदूर का बेटा हूँ, मुझे पता है भूख की परिभाषा क्या होती है, रोटी कितनी महंगी होती है। कहते लकड़ी की तलवार है बाबा, झूठा सब संसार है बाबा। रात को चांद और दिन को सूरज, रोटी का दीदार है बाबा। रोटी नहीं जिनको मिलती मजदूरों को, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे। मैं तो कहता हूँ, ऐ मेरे रहनुमा प्रधानमंत्री जी, ए वन नेशन वन एजुकेशन कर दो। गरीब बच्चों को भी वो पहले ही सोच रहे हैं
गरीब बच्चों को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ना चाहते हैं, उनको भी उसी लेवल की, उसी स्टैंडर्ड की तालीम मिले। इसके लिए इंस्टीट्यूट खोलेंगे फरीदकोट हल्का में, इंडस्ट्री को बहाल करेंगे, खेत जो खेतों के राजे हैं, रिज्क दाता किसानों की बात करूंगा, ये मेरे ध्यान में है। किसान तो विरोध कर रहे हैं आपकी पार्टी का। विरोध नहीं कर रहे, अपने हकों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो अपने हकों को मनवाने के लिए किसी भी पार्टी का राज हो, अपने हकों के लिए जो राइट्स के लिए, जायज़ मांगों के लिए लड़ता है, वो गैरतमंद होता है। तो किसानों के साथ भी बातचीत की जाएगी? बाकायदा की जाएगी, पहले भी की थी। बातचीत से मसले बड़े बड़े हल हो जाते हैं। पहले 3 कानून वापस हुए, अब MSP वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा। एक तरफ आप हो, दूसरी बने इंडिया का जरा गठजोड़ है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जो गठजोड़ है उन्होंने तो बहुत राज कर लिया, 40-50 साल लूटा है मुल्क को। आप देखो कि पहली बात तो पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, पार्टीशन में भी ऐसा कश्मीर वाले मसले लटका लिए। फिर पार्टीशन के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई, पता, लाखों लोग मरे हैं। सोच के देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाबियों का हुआ है। पंजाब के इतने लोग घर से बेघर हो गए। आप सोच के देखो, अभी अनाउंसमेंट हो जाए, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, पता चले कि ना तेरा ये देश है, ना तेरा ये घर है, जो हाथ में आता है उठाओ और भाग जाओ। सोच के देखो लोगों के साथ क्या किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी का नाम बदलना चाहिए था जब आज़ादी मिल गई थी। कांग्रेस नाम इसलिए रखा था कि मुल्क को आज़ादी मिले। गांधी साहब को चाहिए था, पंडित जी को चाहिए था नाम बदल के फिर देखते। पहले अंग्रेज़ों के दोस्त बने रहे, फिर इन्होंने कहते जी हम गरीबी ख़त्म कर देंगे। गरीब मर रहे हैं भूख से और बुरी हालत है। मैं अक्सर शेर कहता हूँ कि चेहरा बता रहा था, चेहरा बता रहा था, मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। तो लोगों का तो बड़ी बुरी हालत है और इन्होंने किया है। अभी जब से मोदी साहब आए हैं, कोशिश देखो, कोरोना में इस मुल्क को भी बचाया, एक एक बंदे को फ्री वैक्सीन। फिर पूरी दुनिया, जिसको अब हम बहुत सिफतें करते जी फलां मुल्क है ढिमका, वीज़ों के लिए तरसते हैं, जब कोरोना आया तो सारे जान किसको नहीं प्यारी होती। अगर मोदी ना होता तो डिप्रेशन से सारा वर्ल्ड मर जाता। कितना बड़ा काम किया। अब इतने घर बना के दे रहे हैं, बेटियों का कितना फिक्र करते हैं, गैस चूल्हे से लेके 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए। एक कमी थोड़ी सी अगर फरीदकोट हल्के में है, इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए जहां गरीब बच्चे पढ़ें और किसानों की मांगें मान ली जाएं और इंडस्ट्री बहाल हो। ये 3-4 चीज़ें हल हो गई तो नशा मुक्त भी हो जाएंगे। देखो, फोर्सफुली नहीं आप नशे छुड़वा सकते, ध्यान को डाइवर्ट करना है, उनको काम की तरफ ले जाओ, स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओ, संगीत की तरफ ले जाओ। नकोदर में डेरा है बापू लाल बादशाह जी का, वहाँ कोई फोर्सफुली नहीं हटाता, सिर्फ संगीत का प्रचार किया, तसव्वुफ का, सूफीज़म का। उस बाउंड्री में जाके देखना, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। ऐसे प्रेम से बच्चों को समझाना है। समझाएंगे तो तब जब उनको रोज़गार देंगे, समझाएंगे तो तब जब उनको IELTS करके बाहर ना जाना पड़ा। जिनको जॉब्स जहाँ मिल गई, जैसे बाहर एजुकेशन है, डिग्री कंप्लीट नहीं होती जॉब मिल जाती है, तो ऐसा अगर सिस्टम हो गया तो फिर मैं समझूंगा मेरा दुनिया में आना सार्थक हो गया। इलेक्शन लड़ने का, सियासत में आने का पर्पज़ और मकसद मेरा हल हो गया। नहीं तो सोचूंगा कूड़ दियाँ पैड़ा पाके जैसे बाकी लोग मर गए, मैं भी मर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है कमलजीत सिंह अनमोल, उनको कैसे देखते हैं? उसको ऐसे ही देखता हूँ जैसे भाई को देखता हूँ, दोस्त को देखता हूँ, मित्र को देखता हूँ। जिसने रामायण देखी है वो किसी को दुश्मन थोड़ी मानता है। रावण के चरणों में जब वध किया उनका, तो उन्होंने बोला कि देखो जाके तालीम लो। जिनको गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को मानते हैं, सूफीज़म को मानता है, वो नफ़रत नहीं कर सकता किसी को भी। हाँ, विचार अपने अपने रखेंगे, वो अपने रखेंगे पार्टी का, मैं अपना रखूँगा। दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन विचार मैं रखूँगा कि जिस पार्टी ने राज किया उसको परख लिया, उन्होंने कख नहीं किया। हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस तो देखो, विकास की गति तो देखो। जो मोदी गारंटी देता है वो पूरा होता है। मोदी साहब कभी झूठ नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को राहत नहीं मिली है।
हाँ जी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अब मैं और कोई पार्टी तो जिम्मेवारी नहीं है, अदालत को ऑनरेबल कहा जाता है, एक ही प्रोफेशन है जिसको कहते हैं ऑनरेबल, योर ऑनर, है ना। तो मानयोग है, अदालत का बात है, जो कोई भी कोर्ट है। अब तो हाई कोर्ट में ने फैसला दिया ना, किसी सियासी पार्टी ने तो नहीं दिया फैसला, कानून का सामना करना है। हाई कोर्ट ने यही बोला है, चाहे भाई एक आम आदमी, चाहे खास है, चाहे मजदूर है, चाहे सीएम है, सबके लिए कानून एक जैसा। अगर गुनाह किया है तो वो भुगतना पड़ेगा, नहीं किया तो बरी हो जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, उसमें क्या है।